नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आर्मी जीके टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आर्मी जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज नंबर 8 हम डिस्कशन करने वाले हैं। कम से कम मैं आपको 100 टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत खास होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने हैं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एशिया महाद्वीप से संबंधित डिस्कशन करते हैं। एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप के अंदर एक देश स्थित है चीन, जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है, जो किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अब आपने सुना होगा कि चंद्र ग्रहण भी होता है। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे से पूछा गया है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से आंसर कमेंट करें। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन आपके हैं डिमोस, चंद्रमा, टाइटन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने हैं 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अब ये देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पंचायती चुनाव से संबंधित कि पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी। पंचायती राज किस अनुसूची में इसका विवरण है? अनुसूची 11वीं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? तो अनुसूची 11वीं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन आपके सामने है 14, 22, 12, 13। तो जितने भी भाई ऑप्शन बी कर रहे हैं, ऑप्शन बी 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंदर है? अनुसूची नंबर 8 के अंदर है। अनुसूची 8 में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि अनुसूची 8 में मूल रूप से कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके हैं मदुरई, महाबलीपुरम, चेन्नई, कोलकाता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है, मदुरई। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
किस कानून को काला कानून कहा था? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन आपके सामने है हंटर आयोग, मॉन्टेग्यू घोषणा, रोलेट एक्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो रोलेट एक्ट था ये क्या था। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया एक कानून था जो भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहे थे उनको कुचलने का उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। गोदान किसकी रचना है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गोदान किसकी रचना है। ऑप्शन आपके सामने है प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सूर्यकांत त्रिपाठी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, प्रेमचंद। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। क्लास के अंत में क्विज क्वेश्चन करेंगे। जो भी क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई। ऑप्शन आपके सामने है 1913, 1907, 1917, 1919। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा, 1919। चलिए अब देखते हैं कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। लाला हरदयाल और काशीराम ने। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की? संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल और काशीराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की। ऑप्शन आपके सामने है सैयद वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, लोधी वंश। बाबर ने लोधी वंश के शासक को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर होगा बहलोल लोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जितने भी भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? चेत्राभूमि। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम क्या है? चेत्राभूमि। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन आपके हैं 16, 24, 25, 22। तो राइट आंसर होगा 22। भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ इंपॉर्टेंट भाग। इंपॉर्टेंट भाग में ये देखते हैं कि भाग नंबर 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नागरिकता से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? भाग नंबर 2। मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा भाग है? भाग नंबर 3। और राजभाषा से संबंधित कौन सा भाग है? 17। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान का भाग नंबर 17 किससे संबंधित है? ऑप्शन आपको मिलेंगे नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्यसभा, राजभाषा, संविधान संशोधन। तो राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा। संविधान का जो भाग नंबर 20 है वो किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग प्रक्रिया। और इस महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके हैं अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? महाभियोग से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन मैंने दोनों आपको बता दिए कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है और अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है, राज्यसभा में किस राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें। राज्यसभा में किस राज्य की प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जितने भी भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं उन सभी का सही है, उत्तर प्रदेश। चलिए अब संबंधित राज्यसभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की।
चलिए, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपसे पूछा जा सकता है। 6 वर्ष कार्यकाल होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं, वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त मतलब रिटायर होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद। चलिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद क्विज क्वेश्चन करने वाले हैं। जो भी क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, रोन नदी, डेन्यूब नदी, नील नदी, वोल्गा नदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, वोल्गा नदी। जितने भी भाई ऑप्शन डी कर रहे हैं उन सभी का सही है। चलिए, अब क्विज क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। आज का क्विज क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले कल का क्विज क्वेश्चन था कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, और इस क्विज क्वेश्चन का सही जवाब था दिल्ली। कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले भाई हैं देवेंद्र यादव, गोविंद यादव, उद्धव, हरिराम जैस। इन सभी ने कल के क्विज क्वेश्चन का सही जवाब दिया। इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जल्दी से जल्दी सफलता मिले। चलिए, आज का क्विज क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। आज के क्विज क्वेश्चन का जो भी सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन। आज का क्विज क्वेश्चन हमारे सामने है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आज का क्विज क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है 5, 8, 6, 10। जो भी सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। तो चलिए, आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे। अब आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है। मोटिवेशनल थॉट बहुत ही अच्छा है। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। दोस्तों, अगर आपका भी सपना आर्मी में जाने का है तो आपको कड़ी मेहनत करना ही होगा। आपका सपना कोई दूसरा पूरा नहीं करने वाला है, और ना ही तो हालात आपके हिसाब से होने वाले हैं और ना ही लोग। आप आर्मी की तैयारी करोगे तो लोग आपको यही कहेंगे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप कर सकते हो। दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको अपने सपना पूरा करने के लिए रोक सके। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। क्लास खत्म होने के बाद क्लास को शेयर जरूर करोगे। अब एक इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप सच में आर्मी भर्ती की तैयारी करते हो, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर दबा लें, जिससे जैसे ही मैं कोई क्लास अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।